नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। कल पूरे देश भर में चौथे चरण का चुनाव है। ऐसे में झारखंड में ये पहला चरण होगा और इस लिहाज से झारखंड में पहले ये चरण का वोटिंग होना है, मतदान होना है। ऐसे में काफी ये अहम हो जाता है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हमारे सहयोगी हर जिलों में जाकर, हर लोकसभा सीट पर जाकर एक एक पहलू पर नजर बनाए हुए थे, पाकी नजर बनाए हुए थे। जमीनी हकीकत के साथ साथ वहां के समीकरण को देख रहे थे नजदीक से। मुद्दे क्या हैं, नेताओं के विजन क्या है, इन तमाम चीजों को खंगाल रहे थे और तमाम हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ आशिया जी जुड़ी हुई हैं। आशिया जी, खूंटी लोकसभा सीट पर लगातार आपने जमीनी रिपोर्टिंग की, ग्राउंड रिपोर्ट किया आपने। क्या देखा वहां पर, जमीनी हकीकत क्या है, क्या मुद्दे हैं, किनके बीच में मुकाबला है और ये जो मुकाबला है कितना चुनौतीपूर्ण है? अमिता, जब खूंटी हम लोग गए उस वक्त जब प्रत्याशी की भी घोषणा नहीं हुई थी, मैं और सहयोगी उदय हम दोनों गए और वहां पर उन हालातों को समझने की कोशिश की कि प्रत्याशी कौन रहेगा और किसके बीच में मुकाबला होगा, तो क्या यहाँ पर समीकरण उसे फायदा पहुंचाएंगे। और देखिए, खूंटी की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो धरती आबा हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनकी जन्मस्थली है और दूसरा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से ही सांसद रहे, तो ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है। और पिछले बार के मुकाबले को याद करें, 2019 में जो चुनाव परिणाम आए थे वो इतना क्लोज फाइट था, 1500 से भी कम वोटों से जीत हार हुई थी यहाँ पर और कालीचरण मुंडा इसे लेकर कोर्ट भी गए थे, रिकाउंटिंग की मांग उन्होंने की थी। तो ये बहुत दिलचस्प मुकाबला था। लेकिन खूंटी के प्रोफाइल को देखें, खूंटी की सीट को देखें तो 8 बार से यहाँ बीजेपी के सांसद रहे कड़िया मुंडा और मुंडा बहुल इलाका है ये, तो हमेशा से ही ज़्यादातर यहाँ मुंडा जो सांसद रहे हैं वो प्रतिनिधित्व खूंटी का करते रहे हैं। ऐसे में ये सीट इसलिए भी दिलचस्प बन जाती है, दोनों कैंडिडेट चाहे वो अर्जुन मुंडा हो या फिर कालीचरण मुंडा कांग्रेस से, दोनों ही मुंडा जनजाति को साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन सब के बीच में एक तीसरी कैंडिडेट जो झापा से खड़ी हुई हैं, अर्पणा हंस, वो यहाँ पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती हुई नजर आती हैं या कुछ हद तक वोटों का बंटवारा होता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि अर्पणा हंस चूंकि ईसाई है, तो जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं उस कम्युनिटी को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी और तब वोटों का जो बंटवारा 2 खेमे में होता था वो 3 खेमों में होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन इस बार भी यहाँ पर जो ये चारों सीट है, अमिता, खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू, उन सब में सबसे दिलचस्प फाइट जो दिखेगी वो खूंटी में ही दिखेगी। और यहाँ की जनता भी, क्योंकि देखिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी से की है और तवज्जो ये देने की कोशिश की गई है, आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई है। फिलहाल देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला है, तो ऐसे में आदिवासी इलाका जो है, मुंडा बहुल इलाका है, वहाँ पर की राजनीति और वहाँ पर की फाइट, वहाँ पर का समीकरण भी काफ़ी दिलचस्प इस बार होने वाला है। बिल्कुल। और खूंटी लोकसभा सीट काफी वहां पर चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से जमीनी हालात को आशिया जी ने बताया उसके बाद तो वाकई में लग रहा है कि कल जो वोटिंग होगी उसके बाद सबकी नजरें कल वहां उस सीट पर होनी है। और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय जी, आपने भी जमीनी हकीकत देखी, पूरे इस चुनाव से पहले जनता का मूड क्या है, उस लोकसभा सीट की से जो जनता जुड़ी हुई है, उस वहाँ की जनता क्या सोचती है, इस बार उनके पास क्या मुद्दे हैं, क्या चाह रही है कि कैसा वो सांसद चाहते हैं? बिल्कुल, पलामू का मैंने 2-3 बार दौरा किया और पलामू सीट की अगर बात करें तो पलामू में अभी दो तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष के हालात नहीं है। एक तरफ बीडी राम है, दूसरी तरफ ममता भुइयां है और कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं पलामू बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और बीडी राम पहले भी जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार भी उनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के आने के बाद से ममता भुइयां भी ताकतवर होकर तेजी से उभरी हैं और उनके भी समर्थक काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और कहा जा सकता है कि पलामू में अब जब वोटिंग होगी, वोटिंग परसेंटेज पे बहुत कुछ निर्भर करता है और पलामू के समीकरण भी ऐसे रहे हैं कि वहाँ थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिखाई देता है बीजेपी को। और जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए, लेकिन अब चूंकि मतदान है, मतदान में कब क्या हो ये कोई कह नहीं सकता कि वोटिंग परसेंटेज कैसा होता है, किस तरफ हवा चलती है। इससे पहले भी अगर पलामू सीट की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ बीजेपी ही जीत दर्ज करती रही है, वहाँ आरजेडी कई बार जीत दर्ज कर चुकी है और भी पार्टियां इससे पहले जीत दर्ज कर चुकी हैं। तो अब सबसे डिपेंड ये करता है कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, लोग कितना उत्साहित होकर सामने आते हैं,
पलामू के मुद्दों की बात की जाए तो पलामू में इस बार ऐसा कोई मुद्दा उभर कर सामने नहीं आया कि जो वोटिंग को प्रभावित करे। क्योंकि ये नेशनल है और लोकसभा के स्तर पर होना है, तो कहीं न कहीं मुद्दा पीएम मोदी, उनके काम, उनकी आलोचना, ये तमाम चीजें ही बनी रही। और पलामू लोकसभा का कोई भी खास मुद्दा इस तरह से उभर कर इस बार सामने नहीं आया है वहां पर। चलिए, तो कोई मुद्दे निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन जनता सोच समझकर ही वोट करेगी। मुकाबला बहुत टफ है। हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, लगातार लोहरदगा लोकसभा सीट का आपने बहुत करीबी से उसे देखा, तमाम चीजें आपने पाकी नजर से देखी, हर एक चीज पर आपकी नजर रही, कई ऐसे रिपोर्ट आपने बनाकर भेजे, जमीनी हालात को आपने दिखाया। क्या लग रहा है वहाँ पे लोहरदगा की जनता का क्या मूड है? वहाँ पर भी कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है। जी देखिए, अगर लोहरदगा लोकसभा सीट की बात करेंगे अमिता, तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस का होगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से समीर उरांव चुनावी मैदान में है। तो अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो इस बार सुखदेव भगत को मौका मिला। हालांकि 2019 में भी सुखदेव भगत को ही मौका मिला था, लेकिन सुखदेव भगत 2019 में सिर्फ 10,000 वोट से पीछे रह गए थे, जीत हासिल नहीं कर पाए थे। तो इस बार सुखदेव भगत की ओर से तमाम रणनीति जो है वो बनाई गई है। लेकिन बीच में ये खबरें आ रही थी कि शायद चमरा लिंडा जो झामुमो के विधायक है, हालांकि अभी फिलहाल उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, तो ये माना जा रहा था कि अगर चमरा लिंडा चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो कांग्रेस में देखने को मिलेगा। क्योंकि 2014 की बात करेंगे तो 2014 में भी चमरा लिंडा चुनावी मैदान में थे, और ऐसे में ये देखने को मिला था कि जो सीधा असर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पड़ा था। और इस बार भी यही माना जा रहा है कि चमरा लिंडा अगर चुनावी मैदान में है तो जो वोट कटेगा वो कांग्रेस का सीधा सीधा कटेगा। तो ऐसे में वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर लोहरदगा की बात करेंगे तो दो दिग्गज नेता जो है, चाहे हम लोग कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की बात कर लेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेंगे, दोनों ही लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिसई पहुंचे थे, वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई मुद्दों को कहीं ना कहीं जनता के समक्ष रखने की कोशिश की थी और ये बताने और समझाने की कोशिश की थी कि 2009 से 2019 तक बीजेपी के सांसद जो है लगातार काम कर रहे हैं लोहरदगा में। और ऐसे में उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी इस बार जीत कर आएगी तो जो भी लोहरदगा में काम नहीं हो पाया है वो सांसद काम करेंगे। इसके साथ ही अगर राहुल गांधी की बात करेंगे तो उन्होंने एक प्रमुख मुद्दा जो है झारखंड से जुड़ा मुद्दा है, आदिवासी से जुड़ा मुद्दा है, सरना धर्म कोड। इसको लेकर उन्होंने बात रखी थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर कांग्रेस के सांसद चुनकर आते हैं तो सरना धर्म कोड को कांग्रेस जो है इंप्लीमेंट करेगी। तो इसको लेकर राहुल गांधी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों ही अपने अपने फैक्टर, अपने अपने जो वादे हैं वो जनता के समक्ष रख दिए। अब त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है और तीनों ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोटर्स को, ये बताने की कोशिश करें कि अगर वो लोग जीत कर आते हैं तो किस तरीके से कार्य करेंगे। तो कहना एकदम बोल सकते हैं हम लोग कि नेक टू नेक जो मुकाबला है वो लोहरदगा में देखने को मिलेगा। अब किसके सिर सजेगा ताज, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। 4 जून को ही सारी स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि तमाम जो प्रत्याशी हैं बेहद ज्यादा अपनी जीत को लेकर पार्टियां हैं वो बहुत आश्वस्त दिख रही हैं, लेकिन इंतजार तो 4 जून का ही करना पड़ेगा। हमारे साथ मदन भी जुड़े हुए हैं। मदन, लगातार आपने चाईबासा लोकसभा सीट पर आपने नजर बनाई रखी, कई जगहों पे आपने वहां के कई इलाकों में आप गए अंदर अंदर, क्या लगा वहां पर? कैसा होने वाला है ये मुकाबला और कितना टफ होगा? वहां पर जो जमीनी हकीकत क्या है, समीकरण क्या बोलते हैं? बिल्कुल, देखिए दिलचस्प मुकाबला है चाईबासा में भी, और सबकी निगाहें चाईबासा सीट पर भी टिकी हुई है। अगर आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी ने सबसे पहले चाईबासा से ही अपने 2024 के मिशन को एक तरह से शुरुआत किया। अगर आप देखें तो सबसे जो मजबूत स्थिति है जहां पर बीजेपी का, उस पर अपना काम शुरू नहीं किया। जहां सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में था, बीजेपी ने सबसे पहले 1 वर्ष पहले से वहां काम करना शुरू किया। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड में 2 सीटें ही ऐसी थी जो बीजेपी के खाते में नहीं गई थी, उसमें से चाईबासा और राजमहल सीट थी। तो सबसे पहले जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो 1 साल पहले अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कहे तो चाईबासा के धरती से किया था, और तभी अर्जुन मुंडा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये सीट इस बार आपको जीत कर लाना है। कई तरह की चर्चा आए बीच में। चाईबासा से गीता कोरा जो सांसद हैं कांग्रेस की थी पहले, वो बीजेपी में शामिल होने के लिए उनकी खबरें जो है लगातार सामने आती रही, लेकिन ये बीच में गीता कोरा भी सामने आकर के ये बात कही कि ये गलत अफवाह है, मीडिया के द्वारा ही अफवाह फैलाया जा रहा है कि गीता कोरा बीजेपी में शामिल हो रही है। लेकिन अंततः जो है वो बीजेपी का दामन थामा और फिर बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। इसलिए अब एक महत्वपूर्ण
फेरबदल जेएमएम की तरफ से भी किया गया। जो मंत्री थी पहले जोबा मांझी, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनको जो है मंत्री पद से हटाया जाता है। उसी क्षेत्र से जो विधायक आते हैं दीपक बिरुवा, उनको मंत्री बनाया गया। और अब गीता कोरा के टक्कर में एक तरह से कहें तो जोबा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा गया। 6 विधानसभा वाली लोकसभा क्षेत्र में 5 जो हैं वहाँ पर जेएमएम के विधायक हैं, 1 विधायक कांग्रेस के थे। ऐसे में जेएमएम ने अपनी दावेदारी पहले से वहाँ रखी कि ये कांग्रेस के खाते में ना जा करके जेएमएम के खाते में जाए, और इसका आभास जो है गीता कोरा को पहले से था कि हमारा सीट ये कट रहा है, और इसलिए वो बीजेपी का दामन थाम लिया। तो एक तरह से बीजेपी के सामने जो एक उम्मीदवार आया जोबा मांझी, तो जेएमएम जो अपनी मजबूती दिखा रही है कि हमारे 5 विधायक हैं और हम इतने मजबूत हैं, तो वो इस आधार पर अपना प्रत्याशी को उतारा। तो एक तरफ हो समाज का एक बड़ा वोट जो है वो मधु कोरा और गीता कोरा के साथ है। एक तरफ 5 विधायक हैं जेएमएम के, दूसरी तरफ हो समाज का समर्थन जो है गीता कोरा के पास है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है चाईबासा को जीतने में। अब इसलिए ये दिलचस्प हो जाता है, एक तरफ खूंटी के बाद जो है चाईबासा पर ही सबकी निगाहें पहले फेज के चुनाव में रहेगा। हालांकि जो पलामू है और ये अन्य सीटों पर उतना टफ फाइट नहीं है, लेकिन ये जो आप खूंटी और चाईबासा देखें तो यहाँ दिलचस्प मुकाबला जरूर देखने को बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन मदन, ये नहीं लगता कि जब पिछले चुनाव हुई थी तब सुखदेव भगत भी बीजेपी में जब शामिल हुए थे, तब वो स्थिति उनके लिए जो सोचकर बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था, तब वो उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान गीता कोरा बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने खूब नकारा, लेकिन वो जो बात निकलकर सामने आई वो सच हुई। लेकिन लगता है कि जैसे उन्होंने पाला बदला है, जनता है, वोटर्स हैं, वाकई में उनके इस डिसीजन को पसंद करेंगे, या हो सकता है कि उनको इसका थोड़ा नुकसान झेलना पड़े? देखिए, वो विधानसभा की बात थी और अब ये लोकसभा की बात है। लोकसभा में जो गीता कोरा से हमने इस विषय पर बातचीत किया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये केंद्र का चुनाव होता है, न कि एक स्टेट का होता है। केंद्रीय मुद्दा होता है और केंद्रीय चेहरा होता है। मोदी जी सबके पसंद है, वो उनका कहना है। मोदी जी सबके पसंद है, इसलिए ये क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं या क्षेत्रीय उम्मीदवार जो हैं, उनसे ऊपर उठकर लोग मोदी जी को वोट करेंगे, ना कि हमको करेंगे। हम एक मोदी जी के सिपाही के तौर पर काम करेंगे, और इसलिए उम्मीद है कि एक तो अपना समाज का समर्थन, दूसरा बीजेपी का कोर वोटर, और कुछ लोग जो मोदी जी के से प्रभावित होकर के मोदी जी के समर्थन में आएंगे, तो इस उम्मीद के साथ वो अपनी जीत को मान रहे हैं। अब देखना होगा कि जो जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ये तीनों मिलकर भी यहाँ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में उनको कितना समर्थन मिलता है, उनके जो अपने दावे हैं, जो वादे हैं, उन पर लोग कितना भरोसा करता है। कल जब चुनावी मैदान में ये प्रत्याशी हैं और जब कल मतदान के बूथ पर लोगों की कतार लंबी लंबी रहेगी और जो वोट का प्रतिशत सामने आएगा, उससे हम लोग भी एक आकलन कर पाएंगे कि आखिर क्या बदलाव होने वाला है या फिर सामान्य स्थिति रहेगी। बिल्कुल, कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा और कल बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि जो वोटर्स हैं वो लगातार अपने आप को तैयार कर रखें, क्योंकि उनका एक मत काफ़ी अहम माना जाता है। मैं यहाँ पे सीधे पॉलिटिकल एक्सपर्ट रंजन जी से जुड़ना चाहूँगी। रंजन जी, 4 लोकसभा सीट पे चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में चारों लोकसभा सीट काफ़ी अहम है, तगड़ा मुकाबला है। कहाँ लग रहा है कि कोई ट्रेंड चेंज होगा पिछली बार की तुलना में, या फिर वही ट्रेंड काम भी आएगा? देखिए, अगर पिछले बार इन 4 सीटों की हम बात करें, खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू की, तो इसमें से 3 सीट बीजेपी के पास थी और एक जो सिंहभूम की सीट थी वो कांग्रेस के पास थी। अब भले ही जो उनकी सांसद थी गीता कोरा, वो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पलामू को अगर हम छोड़ दें तो अगर हम बाकी 3 जगहों की बात करें तो वहाँ नेक टू नेक फाइट है और वो दिख भी रहा है, और लगता है कि वहाँ जो मुकाबला होगा वो नज़दीकी होगा। अगर आप ये जो 3 शेड्यूल्ड ट्राइब्स आरक्षित जो लोकसभा की सीटें हैं, खूंटी की आप बात कर लीजिए, लोहरदगा और सिंहभूम की, ये आदिवासी बहुल इलाके हैं और यहाँ पर तीनों ही क्षेत्रों में अगर आप जाएं तो ऑलमोस्ट तीनों ही जगह जो है 60% से ज़्यादा संख्या जो है वो आदिवासियों की है। अब इसमें जो एक ख़ास बात है वो ये है कि जैसा आसिया जी ने शुरू में बताया कि खूंटी जो है वहाँ मुंडा बहुल है, और यही वजह है कि अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा दिख रहे हैं। आप लोहरदगा चले जाइए तो वहाँ पर उरांव मतदाता जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, और यही वजह है कि वहाँ उरांव प्रत्याशी भी आपको दिखते हैं। जबकि सिंहभूम में जैसा कि मदन जी ने बताया कि वहाँ हो कम्युनिटी जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और अगर आदिवासियों की आप संख्या देखिए तो उसमें 56 से 60% के बीच ये कहा जाता है कि हो कम्युनिटी है।
तो इस परिस्थिति में उसी के अनुसार सभी ने अपने अपने कैंडिडेट चुने हैं। अब जो ये चुनाव, अब तो सारे लोगों ने अपनी बातें रख दी, अब जनता को अपना मंतव्य देना है और वो जो है अब सोमवार को अपने वोट के जरिए अपनी बातों को रखेगा। तो अगर आप इसे इस तरह से देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि जो वोटर्स हैं वो किस तरह से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जो एक मोदी फैक्टर होता है, जो कि आम तौर पर ये देखने में आया है कि वो लोकसभा के चुनाव में भाजपा को फायदा करा के जाता है, वो एक्स्ट्रा 4-5% और कई जगह तो इससे ज्यादा का मत ऐड ऑन करता है। ये ऐसा इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि जब आप फिर विधानसभा का चुनाव देखती हैं जो कि लगभग 5-6 महीने के बाद ही होता है, तो ऑलमोस्ट हर जगह जो है वोटों का प्रतिशत गिरता है। उसके देखिए अलग अलग भी कारण है, केवल एक मोदी फैक्टर नहीं है। जब विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्याशियों की संख्या बढ़ जाती है, लोकल मुद्दे हावी हो जाते हैं और इस वजह से भी जो मुख्य पार्टियां होती हैं उनके वोटों में कमी आती है, न सिर्फ बीजेपी बल्कि अन्य पार्टियों की। ये एक जनरल परसेप्शन है। तो अभी चूंकि ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो ये अगर हम इन 3 जगहों की बात करें तो मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो जैसा कि करिश्मा ने बताया कि जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने जो बातें की, तो उन्होंने सरना कोड की बात की, आदिवासियत की बात की, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका काउंटर जो है वो बीजेपी की तरफ से जब प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं और जब गृह मंत्री ये बात कहते हैं कि हमने बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बना दिया, तो वो सारी चीजें कह जाते हैं। उनका जो बीजेपी का जो एक पक्ष है वो ये मानता है कि जो आदिवासियों को लेकर जो है वो सामने सिर्फ बातें हुई, वो काम नहीं हुआ, काम हमने किया और उसके लिए वो योजनाओं की एक लंबी फहरिस्त जो है वो गिनाते हैं। चाहे वो जनधन योजना की आप बात कर लीजिए या डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की बात कर लीजिए, इन सारी चीज़ों को वो गिनाते हुए दिखते हैं और बल्कि यहाँ तक ये कहते हुए दिखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही जनजातीय मंत्रालय बना, इससे पहले आदिवासियों के लिए कोई मंत्रालय ही नहीं था, कोई सचिव देखता था। तो इस तरह से उसे काउंटर किया जा रहा है। एक और बात जो इस चुनाव में अब तक देखने को मिला है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत अटैकिंग है और ये थोड़ा आश्चर्यजनक था कि जब राहुल गांधी आते हैं तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। वो मीडिया पर मोदी से ज़्यादा जो है वो अटैक करते हुए दिखे थे। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये दिखता है कि कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर जो है इंडिया गठबंधन दिखती है, खास करके तब जबकि कुछ दिनों पहले जो ईडी की रेड पड़ी थी मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर, उसके बाद जो है एक और जो है ये भ्रष्टाचार का मुद्दा को डिफेंस करना इंडिया गठबंधन को मुश्किल हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसका कहना है कि जो मोदी सरकार है या जो बीजेपी की सरकार है वो तानाशाही है, वो संविधान खत्म कर देगी और इन सारी चीज़ों को कहने की कोशिश कर रही है। तो एक बिल्कुल आप देखिए दोनों धड़ा जो है वो अपने वोटर्स को टारगेट कर कर ही बातें कर रहे हैं। आम तौर पर जो चुनाव में बातें कही जाती हैं वो अपने समर्थकों से ही कही जाती हैं ताकि वो मोटिवेट हो। ये मेरा हमेशा से मानना है कि अगर कोई एक पार्टी का समर्थक है तो उसे अपने पार्टी में जिस पार्टी का वो समर्थक है उसके नेता की बातें अच्छी लगती हैं और जब वो अटैकिंग होकर वो बातों को कहता है तो वो मोबिलाइज होता है, वो बूथ तक जाता है। तो वही बात दूसरे पक्ष से भी होती है। तो दोनों अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, दोनों अपनी कंस्टिट्यूएंसी को जो है एड्रेस करते हुए इन पहले जो झारखंड का ये पहला फेज है कुल मिलाकर चौथा वहां पर दिखे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकती हैं कि एक नजदीकी मुकाबला है। पिछले बार से क्या परिवर्तन होगा देखिए पलामू के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन जो बाकी 3 जगह हैं वहां परिणाम किसी भी दिशा में जा सकता है और वहां पर कोई भी भविष्यवाणी करना जो है वो जोखिम भरा है। बिल्कुल, कोई भी भविष्यवाणी करना बहुत पहले से जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि कल का दिन बहुत अहम होगा, यानी कि 13 मई और झारखंड में चौथे चरण का, हालांकि पहले चरण का ये चुनाव होगा, देश भर में चौथे चरण का चुनाव जरूर है, लेकिन कल का दिन बहुत अहम होगा और सही में पहले से कोई भविष्यवाणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। इंतजार करना होगा 4 जून का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।